दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि आपको इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। चैप्टर का नाम है परिचय सामाजिक विज्ञान क्यों, यानी कि हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन पे किस प्रकार से असर डालती हैं, सामाजिक विज्ञान का हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या जुड़ाव है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि नई किताब में एसएसटी को कैसे 5 अलग-अलग थीम में बाँटा गया है और इसके साथ-साथ में सिलेबस कैसा होने वाला है, ये आपने जाना। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको डिटेल में सिलेबस को अलग-अलग थीम में डिवाइड किया गया है। उसका यहाँ पे आपको एक थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा। इसमें विषय का की अगर बात की जाए, यानी कि जो पहला थीम है वो भारत एवं विश्व, भूभाग और उनके निवासी के बारे में बताया गया है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो एक तरीके से आपका जियोग्राफी से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको महासागर एवं महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको पृथ्वी एवं उसके स्थानों के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ आप अगर स्थलरूप और जीवन के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि धरती के अलग अलग स्थलों की बनावट कैसी है और वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है। अगर हम विषय खा की बात करें, यानी कि दूसरी थीम की बात करें, तो अतीत के चित्रपट नाम का ये टॉपिक है। तो सेकंड पार्ट जो आपकी एसएसटी क्लास 6 के नई बुक में है वो इतिहास से जुड़ा है। इसमें इतिहास की समय रेखा में उसके स्रोत, यानी कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, इसकी टाइमलाइन क्या क्या है, ये आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। और दूसरा पार्ट जो है भारत अर्थात इंडिया के बारे में बताया गया है। तीसरा पार्ट जो है वो भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, यानी कि भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन कैसी रही है, इसका विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अब हम अगर इसके आगे की बात करें, विषयगा है। विषयगा हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान तथा परंपराओं नाम के टॉपिक के रूप में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप भारत की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में प्लस विविधता में एकता या एक में अनेक, यानी कि भारत जो है अलग अलग प्रकार के रंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, बोली, पहनावा, ओढ़ावा और अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का एक संगम है। तो इन विविधता में होने के बावजूद भी हम सब में एकता की, अपनत्व की, भाईचारे की, बंधुत्व की भावना है। उसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए विषय का जो है सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान तथा परंपराओं को चित्रित करता है। विषय अगर हम घा की बात करें दोस्तों, तो विषय घा शासन और लोकतंत्र से संबंधित है, जो कि सिविक्स का पार्ट है। विषय अगला जो पांचवा विषय है, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, यानी कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसमें आप दो चैप्टर्स आप मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको। इसमें हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां तथा कार्य का महत्व क्या है, ये आप यहाँ पे देखने वाले हो। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक हमारा जो है शासन और लोकतंत्र से जुड़ा है। इसमें परिवार और समुदाय है, शासन है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार है, इन सब की बात करता है। अगर आप बात करें तो भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्तर पर या संघीय स्तर पर संघीय सरकारें होती हैं, जो कि भारत और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कानूनों के नियमन और संचालन का काम, शासन का काम करती है। इसको केंद्रीय सरकार भी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि भारत देश कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना है। उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वहाँ की राज्य सरकारों या फिर केंद्र के द्वारा शासित किया जाता है। तो जिन राज्यों में राज्य सरकारें शासन करते हैं, उनमें राज्य सरकारें होती हैं, वो व्यवस्था राज्य के स्तर पर देखती हैं। इसके बाद में अगर तीसरे पायदान की हम बात करें तो स्थानीय निकाय या स्थानीय शासन इसको कहा जाता है। तो लोकल गवर्नेंस में भी दो पार्ट किया गया है, यानी कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए शासन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन को आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के रूप में आप पढ़ने वाले हो, और दूसरा पार्ट जो होगा नगरीय क्षेत्रों के शासन को आप नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के रूप में आप पढ़ोगे। हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को आप अगर गौर से देखें तो इस चित्र से संबंधित इस किताब में आपसे बहुतेरे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आइए पता लगाएं, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और आपने क्या देखा। झील में पानी कहाँ से आया? सड़क का निर्माण किसने किया? इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे? क्या उनका इतिहास रहा होगा? अपने उत्तरों को लिखिए और अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए और आपके मन में क्या क्या सवाल आता है, यानी कि जो चित्र दिया गया है उसको देख करके आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, और इन दो चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे। ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित हैं? हम 21वीं शताब्दी में हैं, यदि आप इसे नहीं समझ सके तो जल्दी से ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। और एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं, दूसरी ओर इस संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनाव का भी सामना कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमको हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं। आगे है, विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं का किस प्रकार निवारण किया जाए। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखे। यानी कि ऊपर जैसे कि आपने पढ़ा, जहाँ पर एक तरफ विकास की बात, उन्नति की बात, वृद्धि की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ हमें समाज में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देश में युद्ध, संघर्ष और आपसी तालमेल की कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य हो जाता है कि हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता, यानी कि आपस में भाईचारे और मेल जोल के साथ रहना सीखे। हम किस प्रकार अपनी इस पृथ्वी को एक सुंदर ग्रह बनाए रखें, इसकी ना सिर्फ रक्षा करें बल्कि इसको आगे और भी अन्य प्रजातियों के रहने के लिए सुरक्षित रखें। यह मौलिक प्रश्न बहुत ही सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने ही सरल नहीं हैं। यह सरल हो भी नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। भौतिकी तथा रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है, जो स्वयं इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणाम प्राप्त करने की संभावना को छीण कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के कई उप विषय हैं। उप विषय क्या हैं, जो उसको अभी हमने यहाँ पर देखा, जिसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। ये सब सामाजिक विज्ञान के अलग अलग विषय हैं। इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इनमें से कुछ उप विषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे, यानी कि जब आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। इसकी जगह हमने विषयों को 5 प्रमुख भागों में बांट दिया है, यानी जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर की थी। इन 5 अलग अलग विषयों के रूप में आप सामाजिक विज्ञान को अपनी क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं। जिसका पहला विषय है भारत एवं विश्व, भूभाग और उनके निवासी। और यानी कि भारत और विश्व स्तर के संदर्भ में यहाँ की भूभाग यानी कि धरती की बनावट कैसी है, नदी, झील, झरने, मौसम, मृदा, फसल, कृषि, ये सब चीजें भूभाग और उसके बनावट के अधीन। और उन पर रहने वाले निवासी कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस विषय में हमारे पास भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यानी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इस विषय में हम हमारे आसपास की दुनिया कैसी, उसकी बेसिक चीज कैसी हैं और हमारे ग्रह की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वहाँ पे वो दर्शाया गया है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है?
जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं ने किस प्रकार भूमिका निभाई है। यानी कि यह विषय आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी जगह का जो इतिहास है, जो परंपरा है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उस जगह पर उस देश की, उस राज्य की या फिर उस स्थान की भौगोलिक संरचना का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जम्मू कश्मीर या कहीं भी ऐसे प्रदेश जहाँ पे ठंडी जगह है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, वहाँ के लोग ज्यादा ऊनी कपड़े या ऐसे कपड़े जो उनको सर्दियों में बचाए रख सकें वो पहनना पसंद करते हैं। इसकी बजाय आप चले आओ किसी रेगिस्तानी इलाके में, जैसे भारत का राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे लोगों के कपड़े की ही अगर बात की जाए तो उनका कपड़ा ऐसा होता है जो उनको तिलतिलाती धूप से बचा सके, गर्मी से बचा सके। अगर आप साउथ में चले जाएं तो आपने देखा होगा कि साउथ में लोग ज्यादातर सफेद कपड़े और सूती से बने हुए कपड़े पहनते। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? वो उनका कल्चर बन गया है। कल्चर के पीछे का कारण क्या है? वहाँ का भौगोलिक संरचना। क्योंकि वहाँ पे क्या है, नमी पाई जाती है, आर्द्रता रहती है, मौसम में गर्मी खूब पड़ती है। इसकी वजह से सफेद और उन जो सूती वस्त्र होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं और साथ में गर्मी में उनको सूरज की तेज धूप से भी वो सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह की भौगोलिक संरचना से वहां पर रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा और कपड़े, यहाँ तक कि घरों की बनावट का भी असर पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं अतीत के चित्रपट। अतीत के चित्रपट का मतलब ये विषय आपका इतिहास से जुड़ा है। चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है। यानी चित्रपट क्या है? कैनवास के जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। क्या बना होता है दोस्तों? चित्र और डिजाइन बना होता है। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो कैनवास का काम क्या होता है कि कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। आम तौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। यानी कि अतीत का जो चित्रण होगा, जो इतिहास का पाठ हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम शुरुआत भारत के अतीत से करेंगे। शायद आप यह सोच रहे हों कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। यानी कि हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने गुजरे हुए समय को लेकर के क्यों पढ़ें, उसके बारे में क्यों जानकारी हासिल करें, या फिर उसको लेकर के इतना ज्यादा चिंतित क्यों रहें। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इस बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। अतीत का मतलब अगर इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, कोई इमारत खड़ी होती है, कोई घर बनता है, शुरुआत उसकी किससे होती है? इसकी नींव से शुरुआत होती है। और उसकी नींव पे ही, उसकी जड़ पे ही निर्भर करता है वो बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी और उसके ऊपर कितना मंजिला ऊंची इमारत खड़ी की जा सकती है। यानी कि जिस बिल्डिंग की जितनी मजबूत बुनियाद होगी उसकी इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। यानी कि जिसको अपने अतीत का पता है, जिसको अपनी नींव का पता है, जिसको अपनी जड़ का पता है, वही अपनी ऊंची बिल्डिंग बना पाएगा। यानी कि वही अपने उज्जवल वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकेगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए हमें हमारे अतीत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इस बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी हमारी पहचान का क्या है? मुख्य स्रोत है। अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है। यानी कि हम कहीं भी जाएं, जैसे हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, वैसे हमारा अतीत भी हमारे साथ हमेशा चलता है। क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है। यानी कि अब इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी और सुखद घटना ही शामिल नहीं है। इसमें युद्ध भी है, इसमें जंग भी है, इसमें संघर्ष भी है, इसमें अभाव भी है, इसमें अकाल भी है। तो कहने का मतलब इतिहास हर एक चीज का संगम समागम होता है। अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों और उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है।
यानी कि अतीत क्या है, सरकारों और शासकों द्वारा अतीत में कौन कौन सी गलतियां की गई और उन गलतियों के परिणाम क्या हुए, इन बातों को भी समझने में हमें यह मदद करता है। अब उन गलतियों को सीखने समझने का फायदा क्या होगा? उन गलतियों को सीखने समझने का फायदा यह होगा, इन गलतियों को दोहराने से हम बचेंगे, यानी कि भविष्य में वो गलतियां हमसे दोबारा नहीं होंगी। अब आगे विषय ग की अगर हम बात करें, तो विषय ग हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से जुड़ा है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यानी कि भारत की संस्कृति कैसी है? अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। यानी कि ये काफी रिच और पुराने समय की है, यह सत्य है। परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं क्या हैं? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे, ये सारी चीजें हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, तो विषय घ जो है वो शासन और लोकतंत्र से जुड़ा है, यानी कि सिविक्स का चैप्टर है। इस सिविक्स के चैप्टर्स को इसमें शामिल किए गए इस पार्ट में। प्रत्येक देश के नागरिक को उस देश की राजनीतिक प्रणाली की समझ होनी चाहिए। क्या है इसका मतलब? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जिस देश का निवासी है, जिस देश में रहता है, उस देश की राजनीतिक परंपरा कैसी है, वहाँ का शासन कैसे चलता है, वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसे काम करती है, इस बात का उनको ज्ञान होना अति आवश्यक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे शासन करने वाली प्रणाली कैसी है? विस्तृत है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं और घटक भी हैं। क्या है? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनका कर्तव्य अथवा धर्म क्या है, क्या अन्य देशों में अलग प्रणाली अपनाई जाती है, और यदि हाँ तो वो कौन सी हैं, विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। और इस विषय का अध्ययन हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे, यानी कि इस विषय का अध्ययन करके हम अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। यानी कि हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, एक नागरिक के रूप में क्या हमारे उत्तरदायित्व हैं, उसको भी हम इस विषय को पढ़ के सीख पाएंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार काम करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय अथवा राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। तो ये इस विषय की खासियत है कि आप अगर इस विषय का अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर विकसित हो पाएंगी। अगला विषय है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। यानी कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? कहा गया है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, हमारे जीवन में एक व्यक्ति के स्तर पर, एक समाज के स्तर पर, एक परिवार के स्तर पर, और इससे भी बढ़ के अगर बात की जाए तो एक देश के स्तर पर अर्थ जो है, यानी कि पैसा जो है, ये समृद्धि जो है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर वो है तो जीवन सुखमय है। सिर्फ पैसा सुख देने का साधन नहीं है, लेकिन पैसा जीवन को सुखी रखने वाले जो साधन हैं उनको खरीदने की हमें ताकत देता है। तो कहने का मतलब, कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता है। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य कर सकती है? मुद्रा वास्तव में क्या चीज है? यानी कि मुद्रा आप जानते हैं क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसकी उत्पत्ति कैसे, यानी कि मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसे कैसे बढ़ाया गया, मुद्रा के कौन कौन से रूप आए, फिर इसको चलन में कैसे लाया गया और उसकी वृद्धि कैसे हुई, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, यानी कि कौन कौन सी आर्थिक विधियां हैं जिनमें लोग शामिल होते हैं, मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है। यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। अब आगे है
आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं या ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम उत्तरों को खोज सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई, यानी किससे की गई है? इस पुस्तक की प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दी गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्याय में शतरंज के खेल, कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है और ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि आपके मन में उन विषयों से संबंधित क्यूरियोसिटी बढ़े। पहलुओं को एक साथ लाने में हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहुविषयकता कहा जाता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण होता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए एवं बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। जैसा कि हमने बिल्डिंग बनाने वाले एग्जाम्पल से आपको पीछे समझाया था, यह अन्वेषणपूर्ण और रोमांचक कार्य होता है। तो दोस्तों, ये रहा आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी की नई किताब जो कि एसएसटी से संबंधित है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। हम अगले वीडियो में चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति अध्याय 1 मिलने वाला है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, गुनगुनाते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।